नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आस्तीन का सांप पार्ट 2। कांस्टेबल ने उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, यह खार गांव है, तुम लोग कौन हो? कर्ण उठकर खड़ा हो गया। हम सरकारी आदमी हैं कांस्टेबल, क्या यहाँ कहीं टेलीफोन है? मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, मेरे साथ चलिए। लोगों से अशोक का ख्याल रखने को कहकर कर्ण कांस्टेबल के साथ चल दिया। निकट ही पुलिस चौकी थी, जहां से उसने जनरल यादव को फ़ोन किया। सर, सब गड़बड़ हो गया है। वह लोग सीमा और गोगा को ले गए हैं। हमारे ट्रांसमीटर भी उन्होंने निकाल लिए हैं। मैं और अशोक। मैं जानता हूं कर्नल। आप कैसे जानते हैं सर? जिमी ने मुझे फ़ोन किया था। उसने बताया कि मैं तुम दोनों को खार गांव के निकट से उठवा लूँ। मैं गाड़ी भेज चुका हूँ, तुम लोग यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। फ़ोन रखकर कर्ण वापस उसी स्थान पर पहुँचा तो सीक्रेट सर्विस की गाड़ी आ चुकी थी। अशोक को भी होश आ चुका था और वह गाड़ी में बैठा था। कर्ण भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद वे हेडक्वार्टर में जनरल यादव के सामने बैठे थे। अशोक की योजना अनुसार मैंने जहाज दूसरे एयरपोर्ट पर उतरने का प्रबंध किया था और अजीत को कैदी को संभालने के लिए भेजा था। उसके साथ 2 एजेंट और भी थे, लेकिन जिम्मी का फ़ोन आने के कुछ देर बाद वह तीनों भी एक सड़क पर बेहोश पड़े पाए गए। उनकी गाड़ी रोककर उन्हें भी कुछ नकाबपोशों ने गैस से बेहोश कर दिया था। अशोक ने मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, सर, अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे भरोसे के आदमियों में से कोई दुश्मन से मिला हुआ है। जाहिर है, क्योंकि जहाज के दूसरे एयरपोर्ट पर उतरने की बात केवल कुछ लोगों को मालूम थी। मैंने कर्नल साहब को भी नहीं बताया था, इन्हें भी बम्बई पहुंचकर पता चला। और मैंने अजीत को भी जहाज आने से कुछ ही देर पहले बताया था। सर, क्या आपको अजीत पर पूरा भरोसा है? कर्ण पहली बार बीच में बोला। जनरल ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है कर्नल। मुझे लग रहा है जिम्मी का चीफ हम सबको समाप्त कर देगा। निराश ना होइए सर। निराशा की तो बात ही है। उन्होंने वार्निंग देकर सीमा जी का अपहरण कर लिया, गोगा को छुड़ा कर ले गए, जिससे हमें उनके हेडक्वार्टर का पता चल सकता था। तभी जनरल के सामने रखे हुए ट्रांसमीटर पर सिग्नल हुआ। ट्रांसमीटर पर बात करते हुए जनरल का चेहरा खुशी से चमक रहा था। हाँ कहो। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, तुम होशियारी से काम करते रहो। अच्छा, ओवर एंड ऑल। जनरल ने हेडफोन उतार कर रखा और कहा, एक खुशखबरी है, चीफ के हेडक्वार्टर का पता चल गया है। यह कैप्टन असलम का संदेश था। वह जिम्मी का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा है और उसने रिपोर्ट दी है कि सीमा और गोगा भी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, फिर तो हमें तुरंत उनके हेडक्वार्टर पर छापा मारना चाहिए। मैं प्रबंध करता हूं, आज रात ही हम वहां हमला करेंगे। ठीक है सर, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस मिशन में आप एजेंट 4 यानी अजीत को शामिल न कीजिए। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। कर्नल ठीक कहते हैं सर, इस मिशन की तैयारी केवल मैं और कर्नल मिलकर करेंगे। ठीक है, तुम लोग फिलहाल कुछ देर आराम कर लो, मैं तैयारी करता हूँ। शाम को मिलकर हम फाइनल प्रोग्राम बनाएंगे। ओके सर, लेकिन आप एजेंट 9 को असलम की सहायता के लिए भिजवा दीजिए। वह दोनों कई बार साथ मिलकर काम कर चुके हैं। ठीक है, तुम लोग अब जाकर आराम करो। यस सर। शत्रु का हेडक्वार्टर शहर से बाहर एक फार्म हाउस में था। रात के 10 बजे फार्म हाउस से कुछ दूर कर्ण और अशोक कार से उतरे। गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और पहले असलम को तलाश करते हैं, वह यहीं कहीं होगा। ठीक है, वैसे सीआईडी के 50 आदमी फार्म हाउस पर घेरा डाले हुए हैं। झाड़ियों से उलझते हुए वह दोनों आगे बढ़े। बहुत सावधान रहना अशोक, चिंता न कीजिए। फिर अचानक अशोक को किसी चीज़ से ठोकर लगी। अरे, यह क्या है? कर्ण ने तुरंत टॉर्च का प्रकाश डाला। वह एक लाश थी, एजेंट 9 की लाश, जिसकी छाती में चाकू धंसा हुआ था। माय गॉड, यह तो एजेंट 9 है, जिसे असलम की सहायता के लिए भेजा गया था। अशोक लाश के निकट बैठते हुए बोला, इसका मतलब है दुश्मन को मालूम हो चुका है कि उनके मुकाम की निगरानी की जा रही है। अब मुझे असलम की चिंता है। कर्ण का हृदय किसी अज्ञात भय से धड़क रहा था। लाश वहीं छोड़कर वह कैप्टन असलम को इधर उधर तलाश करने लगा। तुम उधर देखो अशोक, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके। चारों तरफ ढूंढने के बाद वह फिर मिले तो कैप्टन असलम यहाँ नहीं है कर्नल। मुझे लगता है दुश्मन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर दुश्मन होशियार हो चुका है तो अब सामने वाली इमारत में कोई नहीं होगा, वह वहां से भाग चुके होंगे। लेकिन सीआईडी ने सारे इलाके की नाकेबंदी की हुई है।
अगर उस इमारत से कोई निकल कर जाता तो हमें रिपोर्ट मिल जाती। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि वह इमारत हमें खाली मिलेगी। आओ देखते हैं। सावधानी पूर्वक चलते हुए वह फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा चौपट खुला पड़ा था। देखा आपने, दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका मतलब है अंदर कोई नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। आओ अंदर चलते हैं। दोनों पिस्तौलें हाथ में लिए इमारत में प्रविष्ट हो गए, लेकिन पूरी इमारत खाली पड़ी थी। एक कमरे में आकर कर्ण ने कहा, वह लोग भाग चुके हैं। अवश्य ही उनको पता चल गया था कि इमारत की घेराबंदी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि वह गए किधर से। वह 8-10 आदमी तो जरूर होंगे, इसके अलावा 2-3 कैदी भी उनके साथ थे। फिर वह सीआईडी वालों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे निकल गए। हो सकता है इस इमारत से बाहर जाने का कोई गुप्त रास्ता भी हो, कोई सुरंग वगैरह। हाँ, यह हो सकता है। चलो हम वह गुप्त रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं सीआईडी वालों को भी अंदर बुला लूं? सबको नहीं, केवल 3-4 आदमी बुला लो। अशोक जेब से ट्रांसमीटर निकालकर सीआईडी पार्टी के चीफ से बात करने लगा और कर्ण उस कमरे से बाहर चला गया। 2-1 कमरे देखने के बाद कर्ण एक कमरे में घुसा तो वहां एक लाश पड़ी थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट विनोद की लाश। विनोद! लाश के निकट ही एक सिगरेट केस पड़ा था। कर्ण ने झुककर उसे उठाया। उन्होंने विनोद को भी मार डाला। पता नहीं असलम और सीमा कहाँ व किस हाल में होंगे। सिगरेट केस को ध्यानपूर्वक देखने पर कर्ण के मुख से निकला, माय गॉड, यह तो अजीत का है। इस पर उसका नाम एजेंट 4 लिखा है। क्या अजीत भी यहाँ था? तभी बाहर से अशोक की आवाज़ सुनाई दी, कर्नल कर्ण, आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। कर्ण दौड़कर बाहर आया। कॉरिडोर में अशोक खड़ा था। अशोक, भागो, बाहर भागो कर्नल। और फिर अशोक कर्ण का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। जल्दी करो कर्नल, बम फटने वाला है। कैसा बम? तभी सीआईडी के 4 आदमी कॉरिडोर में नजर आए। अशोक चिल्लाया, सब बाहर चलो जल्दी, वरना सब मारे जाएंगे। वह सब दौड़ते हुए मकान से बाहर निकले। अशोक अब भी चिल्ला रहा था, दूर चलो, जितनी दूर भाग सकते हो भागो। दौड़ते हुए वह मकान से लगभग 20 गज दूर पहुंचे थे कि एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! नीचे लेट जाओ सब। धमाके के साथ ही इमारत का मलबा उड़ उड़कर चारों ओर गिरने लगा था। वह सब फुर्ती से जमीन पर औंधे लेट गए थे। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, कोई सिर ऊपर ना उठाए। फार्म हाउस अब पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। कुछ देर बाद मलबा गिरना बंद हुआ तो वह सब उठकर बैठ गए। कर्ण ने अशोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक्स अशोक डियर, तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ कोई बम फटने वाला है? मैं अंदर तलाशी ले रहा था कि मुझे एक सुरंग मिली। मैं अंदर घुसा तो मैंने वहाँ टाइम बम रखा देखा। उसके टाइमर पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। कुछ ही क्षण में बम फटने वाला था। बस मैं चिल्लाता हुआ बाहर भागा। तुमने हम सबको बचा लिया अशोक, लेकिन वह सुरंग कैसी थी? काफ़ी लंबी सुरंग भी थी और मुझे विश्वास है कि वह लोग उसी सुरंग के रास्ते फरार हुए हैं। तभी एक सीआईडी का आदमी बोला, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और फार्म हाउस है, कहीं यह सुरंग वहाँ तक तो नहीं जाती? गुड आइडिया, वह फार्म हाउस उनका दूसरा अड्डा हो सकता है। चलिए हम तुरंत वहाँ चलते हैं। मैं अपने कुछ और आदमियों को बुलाता हूँ। और फिर वह सब गाड़ियों में बैठकर दूसरे फार्म हाउस जा रहे थे। सबसे आगे कर्ण और अशोक अपनी गाड़ी में थे। उनके पीछे 2 जीप गाड़ियाँ थीं जिनमें सीआईडी वाले बैठे हुए थे। कुछ ही देर में वह फार्म हाउस के पास पहुँच गए। वह रहा फार्म हाउस। हाँ, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह लोग हमें यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी है। अचानक उनकी नज़र फार्म हाउस के निकट से जाती कच्ची सड़क पर पड़ी। सड़क पर 3 गाड़ियाँ जा रही थी जिनकी टेल लाइट्स चमकती नजर आ रही थी। कर्ण चिल्लाया, वह रहे, वह यहाँ से भी भाग रहे हैं, पीछा करो उनका। और फिर खेतों के बीच कच्चे रास्तों पर कारों की दौड़ शुरू हो गई। सीआईडी वालों की एक जीप कर्ण की गाड़ी से भी आगे निकल चुकी थी। उसमें एक अफसर राइफल लिए खड़ा था। वह आगे जाने वाली किसी गाड़ी के टायर पर निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। फिर राइफल वाले ने सबसे पिछली गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया। धाएं! निशाना ठीक बैठा था। टायर फटने के कारण उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह लहराकर एक गड्ढे में जा गिरी। बाकी 2 गाड़ियां दूर होती चली गई। उन लोगों ने अपनी गाड़ियां गड्ढे में गिरी कार के निकट रोक ली। कर्ण ने कार से उतरते हुए कहा, अब उनका पीछा करना बेकार है, देखते हैं इस गाड़ी में कौन है।
वह गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके अंदर 3 आदमी थे और तीनों ही मर चुके थे। लाशें बाहर निकाली गई। तीसरी लाश को जब निकाला जाने लगा तो उसका चेहरा देखकर अशोक चिल्लाया, अरे यह तो अजीत है, हमारा एजेंट 4। हाँ अशोक, यह अजीत ही गद्दार था। मुझे इसका सिगरेट केस पिछले फार्म हाउस के अंदर से मिला था, जहाँ विनोद की भी लाश थी। विनोद की लाश? हाँ, इन लोगों ने विनोद को भी मार डाला। पता नहीं इन्होंने सीमा और असलम का क्या किया होगा। अशोक ने अजीत की लाश को ठोकर मारते हुए कहा, गद्दार, कुत्ते, आस्तीन के सांप। सीआईडी वालों से उन लाशों को संभालने के लिए कहकर कर्ण और अशोक अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। कुछ देर बाद वह दोनों हेडक्वार्टर में जनरल यादव के सामने बैठे थे। जनरल दुखी मन से कह रहे थे, मुझे अजीत पर पूरा भरोसा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह गद्दार निकलेगा। मुझे बहुत अफसोस है। सवाल यह है सर कि अब हम क्या करें। मुझे असलम और सीमा की चिंता है। पता नहीं वह लोग उन्हें लेकर कहाँ गए होंगे। हम इस समय बिल्कुल अंधेरे में हैं और पराजित हो चुके हैं। नहीं, अभी मैं पराजित नहीं हुआ। अभी मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है। मेरा एक एजेंट, जिसे कोई नहीं जानता, अपना काम कर रहा है। मुझे बस उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। कर्ण ने आश्चर्य से कहा, आपका मतलब है कोई स्पेशल एजेंट? हाँ, वेरी वेरी स्पेशल एजेंट। मुझे विश्वास है वही हमें दोबारा दुश्मन तक पहुंचाएगा। लेकिन सर, अशोक ने कुछ कहना चाहा, मगर जनरल ने उसकी बात काट दी। और कोई सवाल न करना अशोक। अब आप दोनों जाकर आराम करो। सुबह तक शायद हम शत्रु तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। दोनों ने उठकर जनरल को सैल्यूट दिया। सर, अगर बाई चांस असलम की कोई सूचना मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचित कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद कर्ण अशोक से विदा लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। लेकिन रात भर कर्ण सो नहीं सका। बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, क्या उन्होंने असलम और सीमा को मार डाला होगा? अगर नहीं तो वह दोनों किस हाल में होंगे? सुबह 10 बजे के करीब कर्ण ने फ़ोन पर जनरल यादव का नंबर मिलाया, लेकिन घंटी बजती रही। जनरल ने फ़ोन नहीं उठाया। क्या हुआ? जनरल तो फ़ोन उठाने में कभी देर नहीं लगाते हैं। फिर उसने पॉकेट ट्रांसमीटर पर जनरल को सिग्नल दिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे हेडक्वार्टर चलकर देखना चाहिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।